आपके लिए 2 स्टॉक में खरीदारी करने के लिहाज से, एक खरीदारी एक बिकवाली। ठीक है, परफेक्ट। ओके, आइए अब वक्त है एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स का। और आज के हमारे मेहमान जो जुड़ने वाले वो भी मैं आपको बता दूं, विकास सेठी साहब हैं और साथ ही राजेश पालिया जी हैं। तो दोनों ही मेहमानों का करते हैं स्वागत बिगुल के बाद मिड कैप स्टॉक्स। आप दोनों का स्वागत है। पालिया साहब शुरुआत करिए आप और अपनी लॉन्ग टर्म पिक के साथ करिए शुरुआत। जी सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। लॉन्ग टर्म पिक आज जो रहेगी वो रहेगी सीडीएसएल। सीडीएसएल में देखिए तो जो फॉल आया था उसके बाद एक वी शेप रिकवरी देखने को मिली स्टॉक में, और उस वी शेप रिकवरी का वी पैटर्न का ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है वीकली चार्ट पे। स्टॉक अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और जिस तरीके का बाइंग कंसिस्टेंटली हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है और वीक ऑन वीक देखे तो स्टॉक कंटिन्यूसली हायर हाई फॉर्मेशन बना रहा है। तो हमें लगता है यहाँ से जिस तरीके से मोमेंटम बना हुआ है सीडीएसएल में, इसको अगले 2-3 महीने के लिए अगर होल्ड करते तो हमें लगता है 400 रुपए तक के लक्ष्य इसमें देखने को मिलेंगे। कोई भी करेक्टिव मार्केट में वोलेटाइल मार्केट के चलते तो 335-320 ये रेंज में हम बाय करने के लिए सजेस्ट करेंगे। 310 इसका स्टॉप लॉस रखेंगे और 390 से 400 के टारगेट मुझे लगता है अगले 2 से 3 महीने में देखने को मिलेंगे। तो सीडीएसएल बाय करने की सलाह रहेगी लॉन्ग टर्म। ओके, और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट सीडीएसएल ने पेश किया इस वीकेंड पर। अच्छे नंबर्स के दम पर 5%, 4% फिर से मजबूत होता हुआ ये शेयर आपके लिए सीडीएसएल का, जो राजेश जी को पसंद है। सेठी साहब गुड मॉर्निंग, आपका भी स्वागत है। सर बताएं आपका लॉन्ग टर्म स्टॉक सबसे पहले। गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरा जो आज का लॉन्ग टर्म स्टॉक है इसको मैंने पहले भी डिस्कस किया है और निश्चित लेवल पे भी रिकमेंड करा था, उसके बाद काफी शानदार तेजी बनी है। कंपनी का नाम है ईआईडी पैरी, जिसके भाव अभी 287 रुपए के आसपास के हैं। तो एक मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है जो कि एक लीडिंग शुगर और न्यूट्रास्यूटिकल बनाने वाली कंपनी है। बहुत ही शानदार बैलेंस शीट, बहुत ही अच्छे जबरदस्त रिटर्न रेशियोज, डेट बिल्कुल नहीं। 5 साल का पैट का कैगर देखेंगे तो अराउंड 15.3% के कैगर से पैट पे ग्रोथ हुई है। बट जो सबसे बड़ा ट्रिगर है वो है इसकी जो 60% हिस्सेदारी है कोरोमंडल इंटरनेशनल में, जो इनकी ग्रुप कंपनी है, जिसके कल नतीजे बेहद ही शानदार थे। अगर उस 60% होल्डिंग की आप वैल्यू देखेंगे तो अराउंड 13,500 करोड़ के करीब की उसकी वैल्यू आती है, जो कि मतलब कंपनी के जो आज की मार्केट कैप है उसके सामने बहुत ही ज्यादा है। तो काफी एक डीप डिस्काउंट में ये स्टॉक ट्रेड करता है। मुझे लगता है इस स्टॉक को 287-88 इस लेवल्स पे बिल्कुल खरीदना चाहिए। मेरा इसमें 9 से 12 महीने में 375 रुपए का टारगेट है। ओके, 375 रुपए के टारगेट लिए 9 से 12 महीने में ईआईडी पैरी यहाँ पर आपको खरीदारी की राय आ रही है सेठी साहब की तरफ से। ये होगी पहली लॉन्ग टर्म पिक। कुछ और पिक्स भी जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से, पर उससे पहले सुमित जी के लिए बिगुल बजाते हैं, जान लेते हैं कि उनकी नेक्स्ट सुपरस्टार पिक कौन सी है। बताइए सुमित जी। दीपांशु, सेल साइड का स्टॉक है 102, 103 के पास चल रहे टाटा मोटर। टाटा मोटर के अंदर बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का स्ट्रक्चर वीक है। बॉलिंगर बैंड का मिडल बैंड इसने ब्रेक किया है, कल का परसों का लो ब्रेक कर दिया है और स्टॉक के अंदर गिरावट बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। टाटा मोटर इस बार लगता है 100 का लेवल तोड़ेगा और नीचे में 98 रुपए से लेके 95 रुपए तक के लेवल इस हफ्ते में टाटा मोटर की देखने की पॉसिबिलिटी बन रही है। ऊपर में 105 से 106 का स्टॉप लॉस लगाए, 106 का टू बी वेरी प्रिसाइज स्टॉप लॉस लगाए। जब तक वो लेवल्स नहीं टूटेंगे तब तक इसके अंदर सेल साइड में बने रहना है। 100 का लेवल टूटे तो मेरा कन्विक्शन और बढ़ जाएगा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। 98 रुपए से लेके 95 रुपए तक के टारगेट इसी हफ्ते में टाटा मोटर में देखने को मिलने चाहिए। तो सेल साइड का व्यू लेके काम करें 106 के स्टॉप लॉस से। ओके, तो टाटा मोटर्स में करनी है आपको बिकवाली 106 के स्टॉप लॉस के साथ 98 और 95, 98 और 95 में बोल रहा था आपको। ज्यादातर स्टॉक्स ऐसे हैं एसबी मिलते जुलते, संजीव बसीन और सुमित बगड़िया दोनों के मिलते जुलते स्टॉक्स मिलते हैं, और दोनों के स्टॉक्स जब मिल जाते हैं तो टारगेट पक्का हासिल होता है, क्योंकि एक फंडामेंटल और एक टेक्निकल राय दोनों साथ साथ में आपके लिए आ जाती है। तो सुमित जी की तरफ से टाटा मोटर्स में बिकवाली करने की राय है 98 और 95 के लिए। आइए पोजिशनल पिक की तरफ बढ़ते हैं आगे और राजेश जी से पूछते हैं उनका स्टॉक जो मीडियम टर्म के लिए पोजिशनली उन्हें पसंद है। राजेश जी बताएं सर। अनिल जी, पोजिशनल पिक जो रहेगी वो फार्मा स्पेस से रहेगी और वो है नाटको फार्मा।
अगर नाटको फार्मा का हम सेटअप देखें तो इसमें एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन था जो कि करीब इसमें 690-700 के जोन पे था। वो लेवल का ब्रेकआउट स्टॉक ने दिखाया पिछले वीक में और स्टॉक अब उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो स्टॉक को देखें तो 20-डे मूविंग एवरेज पे जब भी कोई करेक्टिव एक्शन आती तो एग्जैक्टली वहीं से सपोर्ट लेके मल्टीपल टाइम स्टॉक ने वहां से बाउंस बैक एक्शन दिया है। तो जिस तरीके का अभी करंट सेटअप है, हमें लगता है पोजिशनल बेसिस पे ये स्टॉक को बाय करना चाहिए। 810 से 830 तक के टारगेट हमें लगता है नाटको फार्मा में देखने को मिलना चाहिए। तो 720 के आसपास, 725-720 के आसपास इसको बाय करें, 700 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे और हमें लग रहा है पोजिशनल बेसिस पे इसमें 810 से 830 तक के टारगेट देखने को मिलना चाहिए। पोजिशनल बेसिस नाटको फार्मा यहाँ पर खरीदारी की राय है और हमने देखा कि फ्राइडे को इस स्टॉक में जबरदस्त एक्शन था। आज थोड़ी मुनाफा वसूली देख रहे हैं पर मौके का फायदा उठाइए, डिप पर खरीदारी करिए नाटको फार्मा। यह है पालवा साहब की पोजिशनल पिक। चलिए कुछ और पिक्स लेंगे, उससे पहले एविएशन स्टॉक्स यहाँ पर नजर डालते हैं। तेज गिरावट अभी थोड़ी देर पहले हमने इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो में आते हुए देखी है। स्पाइसजेट पर भी दबाव है, क्या है इस दबाव की वजह, क्या है आने वाले कुछ महीनों के लिए ट्रिगर्स एविएशन सेक्टर के लिए। चलिए जान लेते हैं पूजा के साथ। पूजा बताइए क्या खबर आ रही है जिसकी वजह से इतना नेगेटिव रिएक्शन है एविएशन स्टॉक्स पर। जी एक और बुरी खबर है और अब सिविल एविएशन ने ये घोषणा की है कि 24 नवंबर तक अधिक किराया एयरलाइंस नहीं वसूल सकेंगी और जो नियम उन्होंने चालू किए हुए थे इनकी प्राइसिंग पर और इनके कैपेसिटी पर, अब वही नियम 24 नवंबर तक जो प्रतिबंध है वो जारी रहेंगे। 45% क्षमता पर ही अब उन्हें ऑपरेट करना होगा जो कि नियम पहले था। और घरेलू विमानों का जो न्यूनतम किराया है वो डिस्टेंस वाइज अगर देखेंगे तो 2000 से 6,500 रुपए के बीच ही लागू रहेगा। और जारी कैपिंग 24 अगस्त को खत्म होने वाली थी लेकिन अब उसको 3 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया। ये एक बुरी खबर है यहाँ पर एविएशन कंपनियों के लिए। और यहाँ पर हम बात करें तो दुनिया भर में जिस तरह से रेस्ट्रिक्शन चल रहे हैं घरेलू उड़ानों से भी ज्यादा कुछ सहारा नहीं मिल रहा है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर दबाव बना हुआ है। और अब यहाँ पर जो थोड़ी बहुत राहत की बात की जा रही थी, उम्मीद की जा रही थी यहाँ पर थोड़ा जो रिलीफ शायद दिया जाना था, अब वो भी नहीं दिया और 24 नवंबर तक अब इसको बढ़ा दिया गया है। तो अब इसमें एक आंकड़ा हम देख लेते हैं, पैसेंजर लोड फैक्टर, मतलब कि कितने पैसेंजर्स ने उड़ानें भरी, कितनी कैपेसिटी में कंपनियां उड़ानें भरती हैं। तो अगर पिछले साल से कंपेयर करें इस साल में तो पैसेंजर लोड फैक्टर में भारी गिरावट इस बार दर्ज हुई है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में और भी ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। मतलब रेवेन्यू यहाँ पर किसी तरीके के में सुधार की आसार नजर नहीं आ रहे। स्पाइसजेट के केस में अगर देखेंगे तो 93.7% था पैसेंजर लोड फैक्टर जून 2019 में, वो इस बार घटकर सिर्फ 68% रह गया है। इंडिगो केस में 60% रह गया है 90% से घटकर। वहीं गो एयर, एयर इंडिया, विस्तारा, एयर एशिया जैसी तमाम जितनी भी एयरलाइन है सबके लोड फैक्टर में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है और ये सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो सकती है आने वाले समय में जहां पर जो रिलीफ नहीं दिया गया है उसमें। अब एक जानकारी हम आपको दे देते हैं कि किराए की अपर और लोअर लिमिट क्या तय की गई है। अगर 40 मिनट की उड़ान है तो उसका जो मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट तय की गई है वो 2000 से 6000 तय की गई है। 40 से 60 मिनट की उड़ान है तो 2500 से 7500 तय की गई है। अगर उसके ऊपर 60 से 90 मिनट की उड़ान है तो 3000 से 9000 इसकी लिमिट तय की गई है। 120 मिनट की अगर उड़ान है, 90 मिनट से 120 मिनट की उड़ान है तो 3500 से 10000 और इसके ऊपर अगर लगता है तो 15000 तक की अपर लिमिट यहाँ पर तय की गई है। यानी कि मिनिमम जो होगा वो 2000 होगा, मिनिमम 15,000 के ऊपर 15,000 के आसपास के ऊपर एयरलाइन कंपनियां अब नहीं वसूल करेंगी और 45% कैपेसिटी के साथ ही उन्हें अब उड़ान भरनी होगी। बिल्कुल, तो काफी कमजोरी का दौर जो चल रहा है एयरलाइंस के लिए, लग रहा है कि कुछ और समय तक चलता ही रहेगा। जैन साहब कैसे देख रहे हैं सर इस खबर को? ऑलरेडी कम कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं, उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है और एक अपर लिमिट भी है जहां तक प्राइसिंग का सवाल है, तो दोनों तरफ से नेगेटिव खबर आ रही है एविएशन के लिए। ओके, जैन साहब से ऑडियो फिर से संपर्क करेंगे। सेठी साहब कैसे देखेंगे इस खबर को, जिस तरह से वीकनेस बढ़ रही है और रेस्ट्रिक्शंस और बढ़ा दिए गए हैं एयरलाइंस के लिए? बिल्कुल दीपांशु, ये जो सेक्टर है डेफिनेटली काफी दबाव में है और मुझे लगता है जिस तरह से कोरोना का इम्पैक्ट हुआ इस सेक्टर को अभी वापस से नॉर्मल होने में बहुत समय लगने वाला है और जो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किए हुए डेफिनेटली नेगेटिव है। तो मैं तो इस सेक्टर पे अभी अवॉइड करने की सलाह दूंगा, या सलाह रहेगी मेरी। और बाकी जिनके पास है वो भी मेरे ख्याल में इस सेक्टर से अभी निकल के बहुत सारे दूसरे सेक्टर है जिनमें अच्छी तेजी बन रही है, अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है, मुझे लगता है वहां पे शिफ्ट होना चाहिए।
तो ये है स्पाइस जेट आपके लिए और इंडिगो, ये दो स्टॉक हैं आज दबाव में क्योंकि फ्लाइट के जो रेस्ट्रिक्शंस है थोड़े लंबे चल सकते हैं। आइए एसपीएल पिक्स में अब दूसरी पिक लेने का वक्त है और वो है पोजिशनल पिक। विकास सेठी साहब से ही लेनी है हमें। सेठी साहब बताएं आपका कौन सा स्टॉक है पोजिशनल पिक के तौर पर? बिल्कुल अनिल जी, जो पोजिशनल पिक के तौर पे जो स्टॉक में रिकमेंड करना चाह रहा हूँ आज, उस स्टॉक का भी प्राइस है 975 रुपया। कंपनी का नाम है विनती ऑर्गेनिक्स। एक बहुत ही शानदार कंपनी है, स्पेशलिटी केमिकल्स बनाने वाली, भारत की वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पेशलिटी केमिकल्स बनाने वाली कंपनी है। कंपनी फुल्ली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, कंपनी निश सेगमेंट में काम करती है, अच्छे मार्जिन है, बहुत ही सॉलिड फाइनेंशियल्स है, डेट बिल्कुल जीरो, ROE 27%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 37%, पिछले 5 साल का प्रॉफिट का कैगर देखेंगे तो अराउंड 20% का है। और इस कंपनी के आने वाले 1 अगस्त को नतीजे आने वाले हैं। मुझे लगता है जिस तरह से केमिकल कंपनीज के नतीजे आ रहे हैं और चूंकि एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, मुझे लगता है नतीजे भी अच्छे रहेंगे। तो इसमें पोजिशनली मेरा 1050 रुपए का टारगेट है, स्टॉप लॉस डालना है 955 रुपए। ओके, विनती ऑर्गेनिक्स है, यहाँ पर नजर रखिए जिस तरह से एक्शन बन रहा है आगे जाकर, और यहाँ पर एक आपको पोजिशनल तौर पर एक्शन दिख सकता है विनती ऑर्गेनिक्स पर। कई नतीजे आने वाले हैं आज जहां पर हमें फोकस करना चाहिए और उसमें सबसे आगे है कोटक बैंक। क्या है नतीजों का अनुमान, चलिए जानते हैं पूजा के साथ। पूजा बताइए, आईसीआईसीआई एक्सिस के तो नतीजे आ गए हैं, कोटक से क्या अनुमान लगाया जा रहा है? कोटक से अच्छे नंबर्स की उम्मीद है। हम आईसीआईसीआई और एक्सिस के नंबर्स में थोड़ा नर्वस थे, डरे हुए थे कि हो सकता है कि यहाँ पर कुछ खराब नंबर दिखे, लेकिन दोनों ही प्राइवेट बैंकों के नंबर्स अच्छे आए, मोरेटोरियम बुक में गिरावट आई और कोटक महिंद्रा बैंक के तो अच्छे नंबर्स की हम उम्मीद कर ही रहे हैं क्योंकि इनकी बुक्स में ज्यादा कुछ दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। पिछले काफी समय से कोटक महिंद्रा बैंक अपने बुक्स में प्रोविजनिंग ठीक तरीके से लेती हुई आई थी और उस लेवल पर भी ये कंफर्टेबल सिचुएशन में है। अगर रिटेल बुक में भी देखेंगे, कॉर्पोरेट बुक में भी देखेंगे तो कॉर्पोरेट बुक जहां पर हमको दिक्कत दिख रही थी वहां पर भी धीरे धीरे एक्सपोजर कम करते हुए और अच्छे रिटेल पोर्टफोलियो पर ये फोकस कर रहे थे। तो इस बार के नतीजों में हमारा अनुमान है कि जो ब्याज से आय होगी उसमें 18% की बढ़त देखने को मिल सकती है। ग्रॉस एनपी के फ्रंट पर नंबर स्टेबल रहेंगे 2.3%। थोड़ी बहुत अतिरिक्त प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, उसके चलते हमारा अनुमान है कि मुनाफे में मामूली गिरावट आएगी, लेकिन मामूली गिरावट देखने को मिलेगी। 3% का इम्पैक्ट यहाँ पर प्रॉफिट में देखने को मिल सकता है। लोन ग्रोथ धीमी जरूर रहेगी, लेकिन उसकी वजह यह है कि कॉर्पोरेट बुक में जिस तरह से कंपनी अपने एक्सपोजर धीरे धीरे कम कर रही है उसका असर लोन बुक पे दिखेगा, लेकिन डिपॉजिट ग्रोथ मजबूत रहेगी और अच्छे लिक्विडिटी के चलते ही हमारा अनुमान है कि इस बार जो बैंक के मार्जिन हैं वो भी काफी मजबूत रहेंगे। रिटेल ग्रोथ से काफी अच्छा सहारा मिलेगा जिस पर कि अच्छे बुक्स और अच्छे पोर्टफोलियो पर जिस तरह से बैंक फोकस कर रही है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। नतीजों में नतीजे अच्छे ही हैं, ग्रॉस एनपी के फ्रंट पर भी नंबर स्टेबल ही दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, तो अच्छे नतीजों का अनुमान लगाया जा रहा है। जहां तक कोटक बैंक का सवाल है, नजर रखिए स्टॉक पर। वन ऑफ द फ्यू बैंकिंग स्टॉक्स है जो थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है आज के कमजोर बाजार के एक्शन में, तो नजर रखिए कोटक बैंक पर। विश्वेश जी, कोटक बैंक पर आपकी कोई राय, जिस तरह से होल्ड आउट कर रहा है कमजोर बाजार में, तो व्यू? मेरे हिसाब से कोटक बैंक एक बहुत ही ब्रॉड रेंज में ट्रेड कर रहा है और ये काफी टाइम से कंसोलिडेट हो रहा है, तो मुझे लगता है अपर क्लस्टर 1380 1400 कुछ मेजर ट्रिगर के साथ टूटेगा। 1380 1400 इतना आसान नहीं होना चाहिए क्योंकि स्टॉक 1700 से 1000 रुपया है, उसके बाद में एटलीस्ट उसने 7 टाइम्स अटेम्प्ट की है 1380 14 बैंक के। तो मुझे लग रहा है कि मैं एंटिसिपेट नहीं कर पाऊंगा क्या ट्रिगर होगा, लेकिन वो ट्रिगर आएगा, जब वो निकलेगा तभी देखा जाएगा। बट ऐसा हो सकता है कि वो ट्रिगर वो रेंज के अंदर में सप्लाई भी आ रही है, तो कहीं ना कहीं 1380 1480 तो रिस्क रिवॉर्ड मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे हिसाब से अवॉइड की सलाह होगी। ओके, स्टॉक होल्ड आउट कर रहा है। जी सर। ओके, तो ये है आपके लिए कोटक बैंक पर राय। इस बीच आइए अब शॉर्ट टर्म पिक्स लेने का वक्त है। पालिया साहब से पूछते हैं उनका पसंदीदा स्टॉक शॉर्ट टर्म पिक्स के तौर पर कौन सा है, वो एक बार जान लेते हैं। पालिया साहब के लिए बिगुल भैया, उससे पहले बता दूं कि हमारे साथ में उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बंसल जी आज हमारे साथ तैयार हैं। आज कुणाल जी छुट्टी पर है, विश्वेश जी भी है,
वागले साहब भी हैं, शुभम जी भी हैं और भी कोई है, 4 लोग तो ही हैं। अब अगर कॉल्स नहीं आ रही तो इनको खोज जारी है, ये ध्यान में रखिएगा। तो इन्हें जैसे ही कॉल्स मिलेंगी उसके बाद तुरंत मैं बिगुल, मेरा बिगुल तैयार है, नया वाला भी तैयार है। अगर किसी को नया वाला बिगुल में एडजस्टमेंट ठीक नहीं लग रहा तो आप पुराना वाला भी बता सकते हैं। वागले साहब, नया वाला बिगुल पसंद आ गया? पुराने वाले बिगुल में अगर आपको कॉल देनी तो वो भी ऑप्शन आया आपके लिए? नहीं जी, नया वाला बेटर है। नया वाला बेहतर है, ठीक है। तो बेटर कॉल्स आने दीजिए, तब तक एक बार मैं फटाफट विकास जी से उनकी शॉर्ट टर्म पिक ले लेता हूं। तो विकास जी बताएं सर, आपका शॉर्ट टर्म पिक। बिल्कुल अनिल जी, शॉर्ट टर्म के लिए मैं स्टॉक रेकमेंड करने जा रहा हूँ। एक आईटी कंपनी है जो कि आजकल सेक्टर पूरा फोकस में है, मिड साइज आईटी कंपनी है। कंपनी का नाम है न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर। स्टॉक का दाम करीबन 288 के आसपास है। ये कंपनी मेनली क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस में काम करती है। बहुत ही सॉलिड फंडामेंटल से, एक अच्छी बैलेंस शीट, अच्छे रिटर्न रेशियोज। अगर 5 साल का प्रॉफिट का कैगर देखेंगे तो अराउंड 22.4% के कैगर से कंपनी ने ग्रो किया है। और सबसे अच्छी बात है, वैल्यूएशन बहुत ही आकर्षक है, करीबन 9-10 के मल्टीपल पे ये स्टॉक ट्रेड होता है। मुझे लगता है करंट स्पेस स्टॉक को खरीदना चाहिए। मेरा बहुत ही शॉर्ट टर्म में इसका 305 रुपए का टारगेट है और स्टॉप लॉस रहेगा 280 रुपए। ओके, ये है आपके लिए न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर पर खरीदारी की राय। इस समय आप देख रहे हैं कि 3% की तेजी स्टॉक में भी बन रही है। एक पोजिशनल शॉर्ट टर्म बेसिस पर सेठी साहब की तरफ से आपके लिए एक पिक आई है। थोड़ी देर पहले बाजार में एक हल्की सी स्टेबिलिटी जरूर आपने आती हुई दिखी थी। आप देखिए निफ्टी पर अब वापस आप 11,140 के लेवल पर आ गए, तो थोड़ा रिट्रेसमेंट जरूर निफ्टी पर आया है। हालांकि बैंक निफ्टी अभी भी कमजोरी दिखा रहा है 550 अंकों की गिरावट के साथ। वागी साहब, बीपीसीएल फिर से आपको स्ट्रेंथ दिखाते हुए दिख रहा है, जरा एक बार इस पर कॉल दीजिए। जिस तरह से ट्रेड हो रहा है, पॉजिटिविटी भी आ रही है लगातार, पिछले हफ्ते भी पॉजिटिव एक्शन था, और तेजी देख रहे हैं यहाँ पर? दीपांशु, ये मेरे लिए है जी वागी साहब। बीपीसीएल और एचपीसीएल दोनों में मोमेंटम है, मार्केट के साथ ये मतलब साइडवेज चल रहे हैं। हल्का सा अगर निफ्टी है, मार्केट में सेंटीमेंट इंप्रूव होता है, मेरे हिसाब से दोनों आउट परफॉर्म करने चाहिए। बीपीसीएल मेरे रडार पर है, 473 474 के ऊपर निकलेगा तो इसमें एक 20-25 रुपए की अपमूव आ सकती है, तब हम हमारे रडार पर आएगा, मतलब हम कॉल देंगे। फिलहाल मैं वेट करूंगा, व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव है। व्यू पॉजिटिव है, थोड़े और अपसाइड लेवल्स के लिए वेट करेंगे फ्रेश ट्रेड के लिए। टेक महिंद्रा, यहां पर भी नजर रखिए, इसके भी नतीजे हैं। अनिल जी, आप कुछ बोल रहे थे सर? नहीं, ठीक है। एक एक्सक्लूसिव स्टोरी के लिए अनुराग हमारे साथ तैयार हैं, और आइए अनुराग के पास चलते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर लेकर आए अनुराग बताइए क्या है बड़ी खबर आपके पास? देखिए, पिछले कुछ दिनों से जो चर्चाएं चल रही थी कि जो 3 सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, यूनाइटेड इंडिया, नेशनल और ओरिएंटल, उनका प्राइवेटाइजेशन करने वाली है सरकार, तो वो हम आपको साफ साफ बता रहे हैं हमारे दर्शकों को कि इन कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है। ये इस तरह की जो खबरें हैं केवल अफवाहें हैं, क्योंकि इसके पीछे जो रेशनल है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही इन 3 कंपनियों में सरकार की तरफ से 12,400 करोड़ रुपए पूंजी डालने का ऐलान किया गया है। तो हमारे जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि अगर प्राइवेटाइजेशन करना होता है इन कंपनियों का तो इतनी बड़ी मात्रा में पूंजी सरकार इन कंपनियों में क्यों डालती। लेकिन आगे चल के सरकार का मकसद क्या है, क्या प्लान है, तो वो मैं आपको बताना चाहूंगा। जिस तरह से लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में मात्र एक कंपनी है एलआईसी, जिसका सबसे बड़ा मार्केट शेयर है, तो उसी तर्ज पे आगे चल के भी जनरल इंश्योरेंस जो स्पेस है वहां पर जो सरकार का मकसद है कि सिर्फ एक ही कंपनी, सरकारी कंपनी हो, जिसमें जिस वजह से जो बाकी सरकारी कंपनियों के बीच कंपटीशन होता है। अभी जिस तरह से 4 सरकारी कंपनियां अपने बीच भी कंपटीशन करती है, तो ये जो 3 सरकारी कंपनियां हैं जो नॉन लिस्टेड है, उन कंपनियों को जो लिस्टेड कंपनी है न्यू इंडिया एश्योरेंस, उसमें मर्ज कर दिया जाएगा। तो उसके बाद मात्र एक सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी होगी एलआईसी की तर्ज पे,
तो जो बीच में कंपटीशन होता है कंपनियों का वो भी कम हो जाएगा। और इसी वजह से अभी सरकार ने इन कंपनियों के अंदर 12,450 करोड़ रुपए की पूंजी डाली है, जिससे इनकी सेहत जो है वो सुधर जाए और फिर आगे चल के इन 3 कंपनियों का न्यू इंडिया एश्योरेंस के अंदर मर्ज कर दिया जाए और फिर बाद में केवल एकमात्र जाइंट हो जनरल इंश्योरेंस का भी, जिस तरह से LIC जो है लाइफ इंश्योरेंस के अंदर एक जाइंट है। इस कड़ी में कुछ दिनों पहले ही जो चारों कंपनियों की ऑफिसर्स एसोसिएशन है उनके द्वारा भी वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखी गई है और उन्होंने भी कहा है कि इस कड़ी में सरकार को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी जो है तीनों कंपनियां अपने आप में ही कंपटीशन कर रही है और इस वजह से प्राइवेट कंपनियां उसका फायदा उठा रही है। तो आगे चलकर अगर एक ही कंपनी बनती है तो इससे सरकार को भी फायदा होगा और आपस में जो कंपटीशन होता है वो कहीं ना कहीं कम होगा। ओके, ये इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हैं आपके 4 कंपनियां मिलकर एक बड़ी कंपनी बनेगी, यूनाइटेड इंडिया, नेशनल इंश्योरेंस और ओरिएंटल इंश्योरेंस। इनका प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा बल्कि न्यू इंडिया में इनको मर्ज कर दिया जाएगा और न्यू इंडिया ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है। तो इस हिसाब से एक तरह से क्या अनुराग ये समझा जाए कि न्यू इंडिया जनरल इंश्योरेंस की LIC बन जाएगी, इस तरह की मतलब बड़ी कंपनी, एकमात्र कंपनी और सबसे बड़ी कंपनी, राइट? बस प्लान सरकार का वही है आगे चल के, क्योंकि अभी जो है 3 जो सरकारी कंपनियां थी उनकी सॉल्वेंसी इतनी मजबूत नहीं थी, तो इसी वजह से उसमें पूंजी डालने का ऐलान किया गया है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊं, मैं आपको बताना चाहूंगा 2018 के बजट में हालांकि ऐलान किया गया था कि जो 3 कंपनियां हैं इनको मर्ज किया जाएगा, एक कंपनी बनाई जाएगी और उसके बाद इनकी लिस्टिंग की जाएगी। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले ही बकायदा प्रकाश जावड़ेकर जी ने ऐलान किया था कि जो तीनों कंपनियों को मर्ज करके लिस्टिंग करनी थी उसको होल्ड पे कर दिया गया है और अब हम इसमें पूंजी डाल रहे हैं। तो इसके बाद ये बात और स्पष्ट हो जाती है कि जो प्राइवेटाइजेशन की खबरें थी वो तो बिल्कुल नहीं होने वाली है, क्योंकि सरकार इतनी बड़ी मात्रा में पूंजी डाल रही है इन कंपनियों में और अभी पूंजी डालने का मकसद है कि इनकी सेहत में सुधार किया जाए और उसके बाद इसको जो न्यू इंडिया लिस्टेड एंटिटी है उसमें मर्ज कर दिया जाए। तो एक LIC की तर्ज पे एक जनरल इंश्योरेंस की बड़ी कंपनी होगी, एक मात्र कंपनी होगी, एक बड़ा जाइंट होगा। जिस तरह से LIC लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में है उसी तर्ज पे जनरल इंश्योरेंस स्पेस में एक बड़ा जाइंट होगा जो चारों कंपनियों को मिलकर बनेगा और जिसमें सरकार की कंपनियां जो है उनके बीच में किसी भी तरह का कंपटीशन नहीं होगा। ओके, तो ये है आपके लिए न्यू इंडिया एश्योरेंस के लिए एक बड़ी खबर होगी और न्यू इंडिया एश्योरेंस में 3 बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां मर्ज हो सकती है, जिसे एक बड़ी कंपनी बनाया जा सकता है और बाकी 3 बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां जो है सरकारी क्षेत्र की, उनका प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा बल्कि उन्हें न्यू इंडिया एश्योरेंस के साथ मर्ज करके न्यू इंडिया एश्योरेंस को एक बड़ी कंपनी बनाया जाएगा। इसी स्टॉक पर एक राय लेना चाहता हूं, जरा बंसल जी न्यू इंडिया एश्योरेंस के चार्ट देखिए और बताइए। स्टॉक दिन के निचले हिस्सों से रिकवर होकर 3.5-4% मजबूत होकर डे हाई पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। ये है इंटरेस्टिंग रुझान, बताइए सर चार्ट पे क्या दिख रहा है आपको? देखिए अनिल जी, चार्ट्स तो इसके बिल्कुल भी मजबूत नहीं है। चार्ट्स पे तो क्लियर कमजोरी है। हालांकि आज एक रैली देखने को मिली है और अनिल जी ना सिर्फ न्यू इंडिया, जनरल इंश्योरेंस को भी मैं काफी समय से ट्रैक कर रहा हूं, तो इनमें चार्ट पे ब्रेकआउट आता है बट मूव नहीं आता है। तो इसमें बड़ा मूव तभी देखने को मिलेगा टेक्निकली जब 132 रुपए के ऊपर की एक डिसाइसिव क्लोजिंग आएगी और कोई इस न्यूज के चलते प्ले करना चाहता है। तो नीचे में एक बड़ा सपोर्ट है स्टॉक का 115 के अराउंड, तो उस न्यूज को प्ले करने के लिए 115 का एक स्टॉप लॉस बैठता है। बट मेरी पर्सनल राय में 131, 132 के ऊपर की डिसाइसिव क्लोजिंग के बाद ही यहां कुछ बड़ा एक्शन ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। परफेक्ट, ओके। आइए अब SPL मिड कैप स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म पिक्स के तौर पर राजेश पालिया साहब का एक स्टॉक है बाकी और वो स्टॉक हम करते हैं खत्म। आइए राजेश जी से पूछते हैं उनकी शॉर्ट टर्म पिक। राजेश जी बताएं सर। अनिल जी, शॉर्ट टर्म पिक में जो बाय करना है वो स्टॉक रहेगा ITI में अगर हम देखें तो जिस तरीके का सेटअप है, स्टॉक सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसको पिछले 3-4 महीने में देखें जिस तरीके से इससे मूव बने हैं, इसमें 3-4 बुलिश गैप एरिया ऑलरेडी इसमें बने हुए हैं और स्टॉक में अभी पिछली बार जो करेक्टिव एक्शन देखने को मिली थी वो भी एग्जैक्टली बुलिश गैप के अपर पार्ट से 120 के आसपास से सपोर्ट लेके वापस एक बाइंग एक्शन दिखाया है। तो जिस तरीके का इसका सेटअप है और नियर टर्म चार्ट पे देखें, डेली चार्ट पे तो एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। तो ये पैटर्न ये दर्शाता है कि ये शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक 165-170 की तरफ मूव होना चाहिए। तो करंट लेवल पे हालांकि अभी 140 के आसपास है, तो मैं सजेस्ट करूंगा थोड़ा अगर डिप मिलता है तो इसको ऐड करें, बाय करें। 122-125 के आसपास स्टॉप लॉस रखें
165, 170 के टारगेट मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में ITI में देखने को मिलना चाहिए। ओके, तो ये है आपकी राय ITI में यहां पर खरीदारी करने के लिए। आज से शॉर्ट टर्म के टारगेट्स हैं आपके लिए 165, 170 के 122 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर यहां पर करनी चाहिए खरीदारी। जरा शुभम जी डॉक्टर रेड्डीज के चार्ट्स खोलिए और बताइए। यहां पर एक खबर आती हुई दिख रही कि एक बड़ा मुश्किल सा नाम है XEZLYZE। आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें, बाकी मैं आगे का पढ़ रहा हूँ। इस नाम के लोशन के लिए इनको मंजूरी मिली है, तो आप ये चार्ट बता दो, हमें तो भाव से मतलब है, लोशन का नाम कुछ भी रहे। बताइए सर। अनिल जी, अगर डॉक्टर रेड्डी में देखें तो आज तो ओपनिंग में दबाव बना हुआ था, हालांकि अभी थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक आता हुआ दिख रहा है। तो अगर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस तो नहीं है स्टॉक पे, लेकिन अगर इंट्राडे के लिए अगर एक ट्रेड बनाना है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा पुल बैक का ट्रेड किया जा सकता है। तो सिर्फ 4030 तक का टारगेट होगा करंट लेवल पे। एक इंट्राडे के लिए एक लॉन्ग ट्रेड बनाए और स्टॉप लॉस रखे 3980 पे। तो एक पुल बैक का ट्रेड है जिसमें डॉक्टर रेड्डी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, बंसल जी, क्या ऐसा कुछ जरूरी है ये, या इसके पीछे कोई लॉजिक है, रीजन है? ये इतना मुश्किल नाम XEZLYZE, ये तो विश्वेश जी के विशेष से भी ज्यादा मुश्किल नाम है। ये ऐसा नाम, मतलब कोई आदमी दवा मांगे तो कैसे मांगे? लिखने वाले के डॉक्टर की स्पेलिंग, भले डॉक्टर कैसे भी रनिंग हैंड राइटिंग में भी लिखते हो, लेकिन कम से कम पहला और आखिरी लेटर तो वो वैसे ही लिखते होंगे जो दवा के नाम पर है। वो कैसे लिखेंगे और बोलने वाला क्या बोलेगा? मतलब कैसे इतना मुश्किल नाम क्यों जरूरी है, मैं जानना चाहता हूँ। आपको तो इतना अनुभव है मेडिकल का, बंसल जी। नहीं, बिल्कुल अनिल जी, आपने एकदम सही पकड़ा अनिल जी। ना सिर्फ इसका अनिल जी, 90% दवाइयों के नाम अनिल जी मुश्किल होते हैं, बड़े डिफिकल्ट होते हैं, लेने में दिक्कत होती है। और अनिल जी आपने सही पकड़ा, मेरे को लगता है इस पर अनिल जी आपको 3:30 बजे के बाद शाम का एक 6 बजे का शो भी रखना चाहिए कि दवाई ऐसी रखें जिसको बोलने में एक पेशेंट को जो बायर है उसको इजी हो। काफी डिफिकल्ट अनिल जी नाम रखते हैं। और अनिल जी मुझसे आप पूछे अनिल जी, जितने डिफिकल्ट नाम होते हैं उससे ज्यादा डिफिकल्ट स्ट्रक्चर होते हैं, और उस स्ट्रक्चर को भी फार्मा के स्टूडेंट को याद करना पड़ता है। और मुझे समझ नहीं आता उस स्ट्रक्चर का आगे क्या रोल है। काफी डिफिकल्ट अनिल जी नाम है, और ये नाम तो अनिल जी बहुत डिफिकल्ट है जो भी आपने लिया। अगर बालों में से जूं निकालने का लोशन है। अच्छा, सबसे आसान नाम मैं बताऊं कौन सी दवा का? एक दवा है जिसका नाम सबसे आसान है, अगर आपने ट्राई किया, वो सिप्ला की दवा है, उसका नाम है रोको। आप लोगों ने सुना है इसके बारे में? किसी को पता है? किसी ने इस्तेमाल किया है? किसी को आइडिया इसके बारे में? बताएं मुझे, ये क्या काम आती है? नहीं सर। अच्छा, ऐसा नाम होना चाहिए। ये सिप्ला की दवा है, इसका नाम है रोको, और ये लूज मोशन को कंट्रोल करने में काम आती है। ऐसी दवा मुझे नाम से पता चल जाएगी भाई ये क्या काम करने वाली है। कितना आसान है। लाइफ लॉन्ग वगैरह ना, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं। अगर आपको लूज मोशन है, आपको याद रहेगा लाइफ लॉन्ग कि मुझे रोको लेनी है। और ऐसे इतना आसान क्यों नहीं रख सकते, मुझे ये समझ नहीं आता। मतलब बहुत पता नहीं। एक तो ये है ना सारे अदालत और वकीलों के कामकाज, और दूसरा जो है ना ये दवाओं वाले कामकाज, ये इतने मुश्किल जानबूझ के रखे जाते हैं ताकि कोई दूसरा आदमी कर ना सके, उन्हीं की जरूरत पड़े। एडवोकेट के बगैर आप लो कर नहीं सकते हो कुछ भी, मतलब उससे रिलेटेड। डॉक्टर के बगैर आप मेडिकल वाला कुछ भी। अब नहीं तो पता चला लूज मोशन में कौन आदमी डॉक्टर के पास जाएगा? पहले रोको ले लेते हैं। सिप्ला की दवा इतनी बढ़िया कंपनी है, सिप्ला है, कोई टेंशन नहीं, खरीदे गए OTC से ले ली, काम हो गया। लेकिन नहीं, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो इस तरह के मैं सिप्ला को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे आसान नाम रखें ताकि हम जैसे लोगों को बहुत सुविधा रहे, बहुत बढ़िया रहे। आइए अब एक जल्दी से टेक महिंद्रा का हम प्रीव्यू ले लेते हैं, उसके बाद हमारे साथ GSL के मैनेजमेंट जुड़ने वाले कार्यक्रम में, उनसे हम करेंगे बातचीत। तो पहले कुशल बताएंगे टेक महिंद्रा का प्रीव्यू। कुशल बताइए। देखिए अनिल जी, तो नंबर्स जो है वो वीकर साइड पर रहने का अनुमान है। इनफैक्ट अगर आप टेक महिंद्रा के मुनाफे की तरफ नजर डालें तो वहां पर 13% का फॉल स्टेट एक्सपेक्ट करके चल रही है, और 700 करोड़ का मुनाफा कंपनी पोस्ट कर सकती है। साथ ही कंपनी की डॉलर आय अगर आप देखें तो वहां पर लगातार दबाव बना हुआ है। इनफैक्ट करीब 0.9% की गिरावट जो है इनके डॉलर आय में हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि इनका जो BPO कारोबार है वहां पर वीकनेस जो है एक्सपेक्टेड है। और टोटल हेडकाउंट का करीब 37% जो है वो BPO बिजनेस में इनका यूज होता है। साथ ही अगर आपको
कंपनी की मार्जिन भी देखें तो 10% से घटकर करीब 8.5% की मार्जिन कंपनी पोस्ट कर सकती है, क्योंकि ओवरऑल रियलाइजेशंस और आय में जो गिरावट हुई है उसका जो असर है वो मार्जिन पर भी दिखता हुआ नजर आएगा। आगे के लिए इनका जो टेलीकॉम वर्टिकल है वहां पर क्या आउटलुक रहता है और साथ ही जो डील मोमेंटम और प्राइसिंग है वहां पर मैनेजमेंट क्या कहती है, ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। तो ये है टेक महिंद्रा, और टेक महिंद्रा आपका रहा है फेवरेट। और मुझे याद है सेठी साहब, आपने जब से शुरुआत की इस सेगमेंट की दोपहर वाले की, पहला टेक महिंद्रा दिया, क्या स्टॉक भागा है, तगड़ा दौड़ लगाते हुए दिखा है। आपके भाव से 610 8 के आसपास 610 15 जो भी भाव में दिया वहां से बड़ी तेजी दिखाई है। बताइए टेक महिंद्रा पर अब क्या रहा है इन लेवल्स पर? देखिए अनिल जी, वैसे तो मुझे लगता है बाजार के एस्टिमेट्स को बीट करने वाले नतीजे आएंगे, जिस तरीके से बाकी आईटी बिगीज ने भी बाजार को पॉजिटिवली सरप्राइज किया। बट चूंकि अगर किसी ने मेरे बोलने पे 615 के लेवल्स पे एंट्री करी, जो मेरा टारगेट था वो इमीडिएटली 640 का था, जिसके आज 660 के भाव आ गए हैं। मुझे लगता है उनको थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना चाहिए। आज के जो लोज है उसके नीचे का स्टॉप लॉस डाल के इस पर राइड कर सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त टेक महिंद्रा पर। आइए अब वक्त है न्यूज पर, न्यूज सेगमेंट का, और आज बात करेंगे हम जीएचसीएल से। जीएसएल के एमडी साहब रवि जालान साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। जालान साहब, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए। वैसे तो आजकल केमिकल कंपनी के रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन इस बार आपके रिजल्ट्स उतने दमदार नहीं दिख रहे, कमजोर दिखे हैं। क्या वजह रही सर? रेवेन्यू भी घटा है, कामकाजी मुनाफा भी घटा है, और मुनाफा भी 87% घटा है, इसकी कोई खास वजह? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच जो जी सर आपने हमको इस प्रोग्राम में बुलाया। अगर आपको ध्यान हो तो 3 महीने के पीरियड में 1 महीना ऑलमोस्ट हमारा प्लांट जो है वो बंद था बिकॉज ऑफ कोरोना। तो सीधा सीधा उसका इम्पैक्ट आप समझ सकते हैं कि ओवरऑल बिजनेस पे 1/3 का इम्पैक्ट तो सीधा ये पड़ जाता है। तो अगर मैं ये बोलूं कि पूरे बिजनेस में जो मेजर इम्पैक्ट रहा, दैट मेजर इम्पैक्ट वो प्राइमरली जो है बिकॉज ऑफ कोरोना रहा। दूसरा, उसके बावजूद भी जो हमारे जो कस्टमर सेगमेंट हैं उसमें अगर मैं बात करूं डिटर्जेंट, उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा इन 2 महीनों में। बाद बाकी की जो इंडस्ट्री है, जिसमें कि मैं ग्लास इंडस्ट्री की बात करूंगा, जिसमें कि बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन कंस्ट्रक्शंस का पूरा जो इम्पैक्ट रहा, कंस्ट्रक्शंस का पूरा काम बंद रहा, और ऑटोमोबाइल का आपको जैसे पता है ऑटोमोबाइल पे भी इम्पैक्ट रहा। इन सब की वजह से हमारी डिमांड में एक अच्छा खासा इम्पैक्ट रहा, और हमारा प्लांट जो है वो करीब करीब 50% की कैपेसिटी पर चल पाया इस पीरियड में। उसकी वजह से जो है इसका इम्पैक्ट पड़ा। बट आने वाले समय में ये इंप्रूवमेंट हो रही है। जैसे अगर मैं इस पीरियड की, इस क्वार्टर की बात करूं जो अभी चल रहा है, इसमें हमारे ऑलरेडी प्लांट 70-75% पे चल रहा है। तो डेफिनेटली आने वाले समय में आपको एक अच्छा अपटर्न मिलेगा हमारी प्रॉफिटेबिलिटी में। उसी तरह से टेक्सटाइल में भी अगर आप देखें तो सर अभी भी 75% पे है जालान साहब, अभी भी 75% पे 100% तक अभी तक नहीं पहुंचा। कब तक पहुंचेगा सर? ये अभी इसमें समय लगेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे अब धीरे धीरे एक्टिविटी चालू हुई है, तो ग्लास इंडस्ट्री जो कि काफी सीवियरली इंपैक्ट हुई है, और ऑटोमोबाइल भी इंपैक्ट हुई है, उन दोनों का थोड़ा वक्त लगेगा उनको ठीक होने में। बट धीरे धीरे अब ये इंप्रूवमेंट चालू हो गया है। मेरा मानना है कि आने वाले 2-3 क्वार्टर में जो है ये नॉर्मल पे आ जाना चाहिए। ओके, परफेक्ट। अच्छा, एक चीज और बताएं सर, ये अभी जो टेक्सटाइल बिजनेस है आपका, वो किस तरह का कारोबार कर रहा है? दूसरा, वो खाने पीने की चीजें हैं जो आप एडिबल ऑयल, सॉल्ट, हनी वगैरह ये बनाते हैं, वो दूसरा सेगमेंट, और तीसरा आपका केमिकल सेगमेंट। तीनों सेगमेंट की सिचुएशन कैसी? क्योंकि आजकल केमिकल सेगमेंट में तो बिजनेस काफी बढ़िया, आमतौर पर कंपनियां काफी अच्छे रिजल्ट दे रही है, तो क्या वहां पर परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है? बाकी 2 सेगमेंट थोड़े डिले, किस तरह का है मामला? अनिल जी, जैसे केमिकल की बात मैंने आपको बताई, केमिकल में हमारा जो सेक्टर है वो सोडाइज का जो सेक्टर है, वो सेक्टर जो स्पेशलिटी केमिकल है उससे थोड़ा हट करके है। उसकी वजह से आप ये इम्पैक्ट देख रहे हैं। सोडाइज के जितने भी हमारे कंपटीशन है उनमें आप यही ट्रेंड पाएंगे। जो टेक्सटाइल की बात है उसमें अगर मैं टेक्सटाइल में होम टेक्सटाइल की बात करूं तो होम टेक्सटाइल में फर्स्ट क्वार्टर में डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ा इसका,
क्योंकि पूरा ग्लोब में जो कि एक्सपोर्ट होता है वहां पर भी कोविड का इम्पैक्ट रहा, बट धीरे धीरे इसमें भी काफी अच्छी इंप्रूवमेंट है और आने वाले समय में इसमें भी जो है एक अच्छा खासा आपको अपटर्न देखने को मिलेगा। जो खाने पीने वाली चीज है उसमें नमक का हमारा मेन बिजनेस है, उसमें अच्छा रहा, ये क्वार्टर भी अच्छा रहा, बट उसका चूंकि परसेंटेज हमारे बिजनेस में कम है, बट वो ओवरऑल वो बिजनेस जो है हमारा फर्स्ट क्वार्टर में भी अच्छा रहा और आने वाले समय में भी अच्छा रहेगा। अच्छा सर, ये चीन के साथ तनाव समस्याएं और जो अमेरिका चीन के बीच में भी तनाव चल रहा है, ग्लोबल मार्केट जिस तरह का माहौल है, उसको देखते हुए क्या कंपनी के लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज खुलने की संभावना है? अगर कुछ केमिकल्स वगैरह पे बैन लगे या इंपोर्ट ड्यूटी लगे तो क्या कहीं कोई जीएचसीएल को बड़ा फायदा हो सकता है? बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल इसका एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट जीएसएल को हो सकता है, केमिकल में भी हो सकता है और हमारे टेक्सटाइल के बिजनेस में भी हो सकता है। तो ओवरऑल डेफिनेटली इसका आने वाले समय में पूरी इंडियन इंडस्ट्री को एंड जीएसएल को फायदा होगा। ठीक बात है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और अपने नतीजों पर और आगे की योजनाओं पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। रवि जालान साहब, ये बताते हुए कि जो ये मुश्किल भरा वक्त रहा है पिछली क्वार्टर का, पिछली तिमाही का, वो ये लॉकडाउन वगैरह की वजह से एक महीना तो खराब ही हो गया, अब 75% कैपेसिटी पर फिर से आ चुके हैं। ये क्वार्टर काफी बेहतर जाएगा कंपनी के लिए, ये भरोसा आप रखिए। तो इस तिमाही से परफॉर्मेंस फिर से ट्रैक पर आनी शुरू हो जाएगी। परफॉर्मेंस तो आज बाजार की भी खराब है, ऐसा तो है नहीं, ट्रैक पर आने की कोशिश भी हो रही है, ये भी बात सही है। निचले स्थानों से 50 पॉइंट ऊपर आया है निफ्टी और बैंक निफ्टी निचले स्थानों से आया है 100 पॉइंट ऊपर। 22,051 का लो बनाकर जो हमने कहा था, देखिए फाइनल जो सपोर्ट रेंज है वो 21,900 से 22,050 है, एग्जैक्टली 22,050 से घुमा है और 11,090 कल का शुक्रवार का जो लो था निफ्टी का, एग्जैक्टली वहीं से निफ्टी भी घुमा है। तो देखिए होल्ड तो करने की कोशिश कर रहा है, अब आगे देखो क्या होता है। इस बीच ये आपके लिए इस वक्त का हाल है। इस वक्त एस्कॉर्ट्स के भी रिजल्ट्स आने वाले मेरे ख्याल से, एस्कॉर्ट्स पर भी हम नजर डालेंगे और वहां पर भी फोकस करेंगे। इस बीच जेएसपीएल एक और स्टॉक है जो आज वायदा कारोबार से बैंक से बाहर निकला है और बैंक से बाहर निकलते 4% मजबूत हो चुका है। आइए एस्कॉर्ट्स के रिजल्ट्स का अनुमान एक बार ले लें जल्दी से, और उससे पहले शायद विश्वेश जी अपना बीटीएसटी कॉल देना चाहते हैं। विश्वेश जी, आपका बीटीएसटी कॉल है? जी अनिल जी, था वैसा कह सकते हैं, लेकिन मैं व्यू शेयर कर देता हूँ। लॉन्ग स्टॉक था 1720 पे एनआईटी टेक का, ऑलरेडी वहां से 25 रुपए ऊपर आ चुका है। मुझे लग रहा है कि आईटी पैक पूरा स्ट्रांग है, इन्फोसिस स्ट्रांग है, टेक स्ट्रांग है और पूरा आईटी पैक अच्छा कर रहा है, एक्सेल टेक अच्छा कर रहा है। एनआईटी टेक में जिस हिसाब से एक छोटा सा मेरे ख्याल से शोकेस स्टार्ट में आपने पूछा था तो मैंने उस वक्त मना कर दिया था, लेकिन इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक इज अटेम्प्टिंग टू आउट परफॉर्म क्योंकि सेक्टर अच्छा कर रहा है। तो एनआईटी टेक खरीद सकते हैं, मेरे हिसाब से 1800 की ओर जा सकता है, 1720 का स्टॉप लॉस रखने की सलाह। ओके, तो एनआईटी टेक। और आइए इस बीच आज का फाइनल बिल्कुल पहले मॉर्निंग के शो का वागले का वंडर। अनिल जी मेरा भी स्टॉक वही है, स्टॉक है एनआईटी टेक 1745 का करंट भाव है। जैसे ये स्टॉक 1746, 47, ये 1746 के ऊपर निकलेगा इसको ले लीजिए। मुझे 1720 जो विश्वेश जी ने कहा है एंट्री मेरे लिए वो स्टॉप लॉस है, 1720 के नीचे जाना नहीं चाहिए और मुझे ये 1810, 1820 तक की मूव लग रही है आज और कल में। शायद आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा। मुझे कम से कम एक 60 से 70 रुपए की अप मूव लग रही है, ये आज का आउट परफॉर्मर स्टॉक होगा। क्या बात है, और आपके बात करते करते उसने ब्रेकआउट दे दिया 1752। वागले साहब क्या बात है, नया बिगुल आपको काफी सूट कर रहा है ऐसा लग रहा है। वागले साहब के वंडर्स और वागले साहब का जब है ना मैं वो बना रहा था तो बार बार नाम एक ही आता था, बार बार दिमाग में वागले की दुनिया, लेकिन मैंने कहा वो तो ले नहीं सकते, पुराना इतना सुपरहिट सीरियल रहा है और वो रखेंगे तो पता नहीं वो आईपी राइट्स वगैरह का क्या फंगा हो जाए। तो फिर हमने बहुत सोच के वागले का वंडर। अच्छा वागले साहब, बाय द वे आपने वीकेंड पे शो वापस देखा कि नहीं देखा, मस्ती की पार्ट चला? जी अनिल जी बिल्कुल देखा। आपको अब पता चला होगा हमने आपको कितना मिस किया अपने शो में। तो चलिए वागले साहब, शुक्रवार को शो में तो नहीं थे लेकिन वागले साहब,
हाँ, आपको तो करना ही चाहिए सर। हाँ, हम तो आप अकेले थे जिसको मिस करा, आपने तो 10 लोगों को मिस किया, तो सोचो आपने तो ज्यादा मिस किया होगा। लेकिन इस बीच चलिए, आज सुमित जी बड़े खामोश नजर आ रहे हैं। सुमित जी, बिगुल आप तो बोल रहे थे शुक्रवार को तो बिगुल बड़ा पसंद आया, लेकिन आज कॉल्स क्यों नहीं आ रही फिर? आएंगे अनिल जी, आएंगे। थोड़ा सा मार्केट खुलते ही वोलेटाइल रहा है, सेकंड हाफ में देखिए बढ़िया कॉल लेकर एकदम सुपर हिट टाइप। चलिए बढ़िया, आराम से, कन्विक्शन ज्यादा जरूरी है। कॉल्स तो आती जाती रहेंगी, मार्केट ऊपर नीचे होते रहेंगे, तो बस ये है आपके लिए मॉर्निंग का पूरा। ओ वागले साहब, सर ये बिल्कुल सबसे ज्यादा आप ही को सूट कर रहा है। माय गॉड, 1758। विश्वेश जी आप मिस कर गए भाई साहब। देखो NIT दौड़ लगा रहा है, आपके और वागले साहब का कमाल, दोनों साथ में मिलकर देखिए। वागले साहब बात करते 1758 क्या टारगेट क्या दिया है आपने? 1810। जी इसमें आपकी भी गलती नहीं है एक्चुअली, आपने तो पहले जी वागले साहब कहिए जी। अनिल जी 1810 1820 ये मेरा टारगेट है, और आपका स्टॉप लॉस 1720 का होना चाहिए। बिल्कुल, और इस बीच विश्वेश जी ने तो कहा ही था कि ये भागने वाला है, और हालांकि लेट हो गए हम पहुंचने में, इसलिए शायद यहां पर। अच्छा, श्रीराम ट्रांसपोर्ट मैंने शॉर्ट कॉल दिया था, 695 का स्टॉप लॉस रखें, अगर वहां पहुंच गया हो तो आप ट्रिगर भी कर दें, नहीं पहुंचा हो तो 695 का है। डिसिप्लिन रखें, स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करें, स्टॉक्स अगर ऊपर नीचे होंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि जब नीचे आ जाए तो एक बार आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलें, ताकि प्रॉफिट के ट्रेड में लॉस ना हो, या फिर अपने स्टॉप लॉस को जरूर मेंटेन करें। तो स्टॉप लॉस के साथ रहें, ये बहुत जरूरी है इस तरह के मार्केट में जहां पर हम हैं इस वक्त 11,100 के आसपास निफ्टी पर और 22,000 के आसपास बैंक निफ्टी पर, तो वहां पर सपोर्ट भी आसपास में आपको मिलेगा। तो दोनों तरह के ट्रेड मिलेंगे, तो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड न करें। अगर स्टॉप लॉस आपने नहीं लगाया तो जरूर लगाएं। आइए, आप सभी से विदा लेने का वक्त है। बंसल जी, वागले साहब, सुमित जी, विश्वेश जी, और साथ ही सेठी साहब, शुभम जी और राजेश पालिया साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, आज इस शो में हमारा साथ देने के लिए। आप सबसे निवेदन है, शो का समापन हम देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे। आप सब, और जैन साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जैन साहब के लिए भी, और सब लोग एक साथ मिलकर कहेंगे जय हिंद।